नमस्कार साथियों, सरस्वती लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए और अपनी तैयारी को परखिएगा, और जो नहीं आएगा तो उसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। साथ में कोशिश ये करिए कि आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो इसमें इसका आंसर है मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में इनका जन्म हुआ था। एटा के नज़दीक एक जगह पड़ती है पटियाली। एटा के नज़दीक पटियाली में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और इनको तुत ए हिंद भी कहते हैं। तुत ए हिंद या तोता ए हिंद भी कहते हैं। तोता ए हिंद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तोता ए हिंद भी कहते हैं। इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। ये पूछा जाता है। निजामुद्दीन, ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। ये प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं। इसके अलावा अमीर खुसरो को ही भारत में सितार और तबले का आविष्कारक माना जाता है। सितार और तबले का जो आविष्कार है वो अमीर खुसरो ने नहीं किया था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, दीवान ए बदगान, दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक। और इसने दासों के कल्याण के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के बारे में काफ़ी कुछ बातें हैं। इसने करीब 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार है, फिरोज़ाबाद है, फ़तेहाबाद है, फिरोज़पुर, ये कई सारे नगर बसाए थे। ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ये जजिया कर, जजिया कर। और भी कई सारे कार्य इसने किए थे, जैसे दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। दीवान ए खैरात ये जो गरीब विधवाएं हुआ करती थी उनके लिए कल्याणकारी कार्य करता था। दीवान ए खैरात। तो ये महत्वपूर्ण बातें, इनको याद रखिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर है हम्पी। इसका आंसर है हम्पी में। काफ़ी महत्वपूर्ण विजयनगर साम्राज्य। इसकी स्थापना की थी 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। ये याद रखिए, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। तो ये कई बार प्रश्न बनता है यहाँ से। विजयनगर साम्राज्य में जो पहला वंश था इसका नाम था संगम वंश। ये काफ़ी महत्वपूर्ण, विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, इसका नाम था संगम वंश। संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के पास स्थित था। तुंगभद्रा नदी के बगल में था और इसकी भाषा थी तेलुगु। तो ये महत्वपूर्ण। विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए थे उनका नाम था कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे कृष्णदेवराय। और ये कृष्णदेवराय ये तुलुब वंश से संबंधित थे। तुलुब वंश महान इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी अमुक्त माल्यद। अमुक्त माल्यद
इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो इन्होंने तेलुगु में लिखी थी, कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध पुस्तक अमुक्त माल्यद। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, इनको याद करिएगा। अगला प्रश्न, संत कबीर दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समकालीन थे? संत कबीर दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समकालीन थे? तो इसका आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। तो ये कबीरदास सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का शासक था, इसके समकालीन थे। कबीरदास का जन्म 1440 में माना जाता है, हालांकि इसमें विवाद बना हुआ है। वाराणसी के नज़दीक इनका जन्म होता है और इन्होंने धार्मिक कर्म कांडों का काफ़ी विरोध किया था। कबीर के जो उपदेश हैं शबद, ये सिख धर्म के ग्रंथ में शामिल हैं। शबद, ये कबीर के उपदेश, ये सिखों के आदि ग्रंथ में शामिल हैं। कबीर की वाणी का संग्रह कहलाता है बीजक। कबीरदास की वाणी का संग्रह कहलाता है बीजक। तो ये महत्वपूर्ण। और इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। इनके बारे में कहते हैं कि मगहर में माना जाता था कि जो मगहर में मरता है वो नरक में जाता है। तो कबीरदास ने इस मिथक को तोड़ने के लिए अंतिम समय में मगहर आ गए थे, तो यहीं पर इनकी मृत्यु होती है। अगला प्रश्न, बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि किसने दी थी? बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर है अकबर। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे और इन नवरत्नों में बीरबल, अबुल फजल और तीसरे थे फैजी। चौथे व्यक्ति थे तानसेन, महान संगीतज्ञ तानसेन। पांचवें थे बीरबल। अच्छा, बीरबल तो हम लिख चुके हैं। पांचवें थे टोडरमल। छठवें थे राजा मान सिंह। और पांचवें थे रहीम दास, या जिनको हम कहते हैं, इनका पूर्ण नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। तो रहीम। छठवें फ़कीर अजीउद्दीन। और नौवें थे मुल्ला दो प्याजा। तो ये नवरत्न अकबर के दरबार में थे। तो इनमें जो महत्वपूर्ण बीरबल, तो ये बीरबल अकबर का मंत्री भी था और इसको, बीरबल का मूल नाम था महेशदास। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनता है। बीरबल का मूल नाम था महेशदास। बीरबल का मूल नाम महेशदास था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, भूमि रहित जागीरों का पता लगाने के लिए किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन का गठन किया था? भूमि रहित जागीरों का पता लगाने के लिए किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन, तो यहाँ पर इसको याद रखिए, इनाम कमीशन का गठन किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है लॉर्ड डलहौजी से। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कई कुछ बातें हैं। इसने राज्य हड़प नीति को अपनाया था, राज्य हड़प नीति, जिसको व्यापकगत सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसके तहत जिन राजाओं का कोई अपना वैध पुत्र नहीं होता था, उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता था। राजाओं को दत्तक पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं थी। और इसके तहत जो ये व्यापकगत सिद्धांत था, राज्य हड़प नीति थी, इसके तहत प्रश्न बनता है सबसे पहले किस राज्य को हड़पता है? तो उसका नाम था सतारा। इसके अलावा अवध को हड़पने के लिए ये कुशासन का आरोप इस पर लगाता है और अवध को अपने साम्राज्य में मिला देता है। इसी के समय 1853 में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी। 1853 में बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल, बम्बई से थाने।
बम्बई से ठाणे के बीच प्रथम रेल चलाई गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण। और 1854 में पहली बार डाक टिकट जारी हुआ था। 1854 भारत में पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया था और डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। तो ये महत्वपूर्ण बातें लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अगला प्रश्न, काकोरी रेलगाड़ी लूटने की घटना कब हुई थी? काकोरी रेलगाड़ी, या जिसको हम काकोरी षड्यंत्र कहते हैं, ये कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1925। काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में। अब ये काकोरी षड्यंत्र क्या था कि 1925 में रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था। जो सरकारी खजाना है ये सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था और काकोरी नामक स्टेशन पर इसे लूटा गया था। तो इसको कहते हैं काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कांड। और सरकारी खजाना, इसमें जो लोग शामिल थे उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। ये महत्वपूर्ण, राम प्रसाद बिस्मिल। और राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और आसफाक उल्ला खां। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और आसफाक उल्ला खां। ये अशफाक उल्ला खां, तो अशफाक उल्ला खां। तो ये 4 लोग शामिल थे और 1927 में इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, काकोरी षड्यंत्र में इन 4 लोगों को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में कई सारी बातें हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव 1942 में पारित किया गया था। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके अलावा सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। सबसे लंबे समय तक, स्वाधीनता से पहले की बात हो रही है, सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और इसके अलावा कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। आज़ादी से पहले कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके पक्ष में हैं। और ये स्वाधीनता के बाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। और इनका जन्मदिन आता है 11 नवंबर को, और 11 नवंबर को मनाते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ध्यान रखिएगा, एजुकेशन डे, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, और ये शिक्षा दिवस है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी। लियोनार्दो दा विंसी ये इटली के 3 महान कलाकार हुए हैं। इटली के 3 महान कलाकार हुए हैं, और इसमें एक तो यही थे लियोनार्दो दा विंसी, दूसरे थे माइकल एंजेलो, और तीसरे हुए हैं राफेल। तो इटली के 3 महान कलाकार हुए हैं। और लियोनार्दो दा विंसी की जो अमर रचनाएं हैं इनमें है मोनालिसा और द लास्ट सफ़र। मोनालिसा और द लास्ट सफ़र, ये इनकी अमर कृतियां हैं जिनके लिए इनको ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1918 के बीच हुआ था, तो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, जो कि लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज लॉयड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जॉर्ज लॉयड। और इस समय जर्मनी का सम्राट था विलियम केसर। ये जर्मनी का सम्राट था। तो ये महत्वपूर्ण बात है।
अगला प्रश्न ज्योग्राफी से है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय, पढ़िएगा इसको, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका आंसर है ओजोस डेल सलाडो। ये ओजोस डेल सलाडो, और ये ओजोस डेल सलाडो है एंडीज पर्वत पर, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत पर है, और ये अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर, इन दोनों देशों की सीमा पर है चिली। तो इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी है एकांकागुआ, और ये भी एंडीज पर्वत पर है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, प्रश्न अगला बनता है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, और ये है कोटोपैक्सी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी, और ये इक्वाडोर में है। इक्वाडोर, ये भी दक्षिण अमेरिका में है। इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगला प्रश्न, जूबा किस देश की राजधानी है? जूबा किस देश की राजधानी है? तो इसका आंसर है दक्षिणी सूडान। इसका आंसर है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान अफ्रीका का सबसे नया देश है, और ये 2011 में स्वतंत्र हुआ था। 2011 में एक ही देश हुआ करता था सूडान, और बाद में वहाँ पर अलग जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर अलग देश के लिए काफ़ी लंबा आंदोलन चला था, और उसके बाद 2011 में सूडान के दो हिस्से होते हैं। उत्तरी सूडान, इसकी राजधानी है खार्तूम, और जो दक्षिणी सूडान है इसकी राजधानी है जूबा। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य है, 193वां सदस्य, और यहाँ पर ईसाई प्रमुख मात्रा में है, प्रमुख संख्या में है। अगला प्रश्न, फौन शुष्क एवं गर्म पवन कहाँ प्रवाहित होती है? फौन शुष्क और गर्म पवन है, और ये कहाँ प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर। आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर, और इसका सर्वाधिक प्रभाव होता है स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रभाव से स्विट्जरलैंड में और आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल पर बर्फ़ पिघल जाती है, और पशु चारकों के लिए चारागाह मिल जाता है, और एक और इससे यहाँ पर अंगूर जल्दी पक जाते हैं। तो ये फौन गर्म और शुष्क पवन है, और ये कहाँ है, कहाँ प्रवाहित होती है? आल्प्स पर्वत पर। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पवन है जिसका नाम है चिनूक। तो ये रॉकी पर प्रवाहित होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर, और इसको स्नो ईटर कहते हैं क्योंकि इससे बर्फ़ पिघलती है, स्नो ईटर। इसके अलावा एक और है हरमट्टन, ये हरमट्टन, और ये हरमट्टन सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है, और जब ये भूमध्य सागर पर जाती है तो वहाँ पर जो है, तो ये इसको डॉक्टर पवन भी कहते हैं। जब ये गिन्नी तट पर पहुँचती है तो उसको डॉक्टर पवन कहते हैं, हरमट्टन को। अगला प्रश्न है, सेमांग जनजाति कहाँ निवास करती है? सेमांग जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर है मलेशिया। सेमांग जनजाति मलेशिया। तो विश्व में कई सारी जनजातियां हैं, सेमांग मलेशिया में निवास करती है। एस्किमो ग्रीनलैंड कनाडा में है। एस्किमो ये ग्रीनलैंड कनाडा में निवास करती है। इसके अलावा माओरी है, माओरी न्यूजीलैंड में है। माओरी ये न्यूजीलैंड में निवास करती है। इसके अलावा बुशमैन, ये कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में निवास करती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल या बोत्सवाना मुख्यतः। इसके अलावा पिग्मी हैं, पिग्मी कांगो बेसिन में निवास करते हैं। पिग्मीज ये कांगो बेसिन में निवास करते हैं, कांगो नदी घाटी में। तो ये कई सारी जनजातियां विश्व में हैं, तो इनको याद करिएगा। अगला प्रश्न, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र ने कब किया था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र ने कब किया था? तो इसका आंसर है 1956। तो
तो जो वहाँ पर राष्ट्रपति थे कंडल नासिर, इन्होंने वहाँ पर राष्ट्रीयकरण किया था 1956 में, यानी स्वेज नहर को अपने कब्जे में ले लिया था। स्वेज नहर के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण, विश्व की सबसे लंबी नहर है। इसका निर्माण किया गया था 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, और इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। ये पूछे भी जाते हैं, 168 किलोमीटर। और यानी इसका भूमध्य सागर की तरफ जो बंदरगाह है, भूमध्य सागर की तरफ बंदरगाह है पोर्ट सईद बंदरगाह भूमध्य सागर की तरफ है। और 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये राष्ट्रीय विज्ञान से, संविधान से है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 138 यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में है। इसको सार्वजनिक धन का रखवाला भी कहते हैं, क्योंकि ये सरकार द्वारा खर्च किए गए पैसे की ऑडिट करता है, उसकी जांच करता, उसका लेखा जोखा तैयार करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पहली बार कब की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो इसका आंसर है 1990। अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी स्थापना की गई थी 1990। तो राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 263, तो ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद 263 ये अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। और पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद गठित की गई थी 1990 में, और 1990 में ही इसकी बैठक हुई थी। तो जो अंतर्राज्यीय परिषद है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति को। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण है, कौन किसको त्यागपत्र देता है, किसको शपथ दिलाता है। यहाँ पर देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है, इसको शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है उपराष्ट्रपति को, तो ये क्रम याद रखिए। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति देता है राष्ट्रपति को ही। तो ये उपराष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति ही है। राज्यपाल को देखिएगा, राज्यपाल को शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस, और राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। तो ये महत्वपूर्ण। और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, इसको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। और प्रधानमंत्री के संबंध में, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अगला प्रश्न विज्ञान से है। खाने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा क्या कहलाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका संकेत है NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। एक धावन सोडा होता है, यानी जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसका है Na2CO3 10H2O, ये धावन सोडा है। एक कास्टिक सोडा होता है, जिसका प्रयोग डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, इसका सूत्र है NaOH। तो ये 3 सोडे हैं, ये खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट, और ये कास्टिक सोडा, या इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड।
और आज का अंतिम प्रश्न है, द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है? और इसका आंसर है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस इनको वर्गी टेक्सनॉमी यानी वर्गीकी का जनक भी कहते हैं। इन्होंने प्रत्येक जीवधारी के नाम को लैटिन भाषा में लिखने की शुरुआत की थी और लैटिन भाषा के 2 शब्दों में लिखते हैं। जैसे मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। तो जो ये होमो सेपियंस लैटिन भाषा में है, इसमें जो पहला नाम है उसको वो वंश को दिखाता है और जो दूसरा नाम है वो जाति को दिखाता है। ये होमो दिखाता है मनुष्य के वंश को और ये दिखाता है मनुष्य की जाति को। तो महत्वपूर्ण, मनुष्य का है होमो सेपियंस और गाय का है बोस इंडिकस, आम का है मैंगीफेरा इंडिका और धान का है ओराइजा सटाइवा, गेहूं का ट्रिटिकम ऑस्टिबम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण द्विनाम पद्धति, ये जीवों का नामकरण है। तो ये आपको हमारा अंक कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और आपको उपयोगी लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। शुक्रिया।